हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पहले मैं उन बच्चों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो बच्चे बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो 11 तारीख को शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट होने वाला है लोक सेवा आयोग प्रयागराज में, उन सबको पहले मेरी तरफ से थैंक यू। आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं टीचर्स की और सीनियर्स की, तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि ये आप सर इस समय पेपर भी पास आ गया है और वीडियो लेक्चर आ नहीं रहा है क्यों? इसके पीछे रीज़न ही था, मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर दूं और जो बच्चे पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट की उनका कुछ छूटे। मैं 11 तारीख के बाद कुछ भी जैसे भी सिचुएशन होगा, चाहे आपके हक में आएगा चाहे आपके विरोध में आएगा, मुझे लेकिन उम्मीद है कि आपके हक में भी जो फैसला लेगा आयोग आपके हक में ही लेगा। तो मैं 11 तारीख के बाद जितना वीडियो कहेंगे मैं अपलोड कर दूंगा। इस समय इसीलिए मैं नहीं अपलोड करता ताकि आपका कुछ छूटे ना, ताकि कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे कि सर पढ़ा दिए हैं मेरा इतना छूट जा रहा है, तो आंदोलन में थोड़ा सा निष्क्रियता हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता उसमें आप इनएक्टिव रहें, पूरी तरह से एक्टिव रहिए। लेक्चर तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन अगर ये समय आपका जो मांग वाली समय है, जो आपका मांग है, ये बहुत ही जायज़ है। नॉर्मलाइजेशन सबसे गंदी प्रक्रिया है, इसमें पता नहीं चलेगा आपके अंदर कितनी क्वालिटी है। अब कभी मान लीजिए बाई चांस आप अधिकारी बन भी गए, लेकिन आपके अंदर पूरा जीवन यही रहेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है। ठीक है, हो सकता है एक अच्छा क्वालिटी वाला स्टूडेंट वहाँ तक ना पहुँच पाए और एक जो जिसकी क्वालिटी उतना सही नहीं है वो वहाँ तक पहुँच जाए। इसीलिए बहुत ही गंदा है, ये समाज के लिए भी गंदा है, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ मुन्ना भाई भी आ जाए नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में, जो कि ये इतनी बड़ी पोस्ट पर डीएम हुआ, ये सब इतनी जो पोस्ट होती हैं, इस पर अगर कोई मुन्ना भाई बैठेगा तो सोच सकते हैं कि समाज का क्या होगा। ठीक है, तो आप सब जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मैं दोबारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सभी लोग आइए यहाँ पर, चलिए ये प्रयागराज, ठीक है, तो प्रयागराज 11 तारीख को सभी लोग जाइए। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मैंने लिंक भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, जो बच्चों ने सीनियर्स ने आपका ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप बना होगा, उसमें जाके ज्वाइन होके अपने प्रोटेस्ट को सोशली और फिजिकली जैसे भी रखना होगा वैसे रख दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज आपका जो चैप्टर होगा उत्सर्जन तंत्र और जो भी चैप्टर होगा यहाँ पर, ये आपका जो घटना चक्र होगा उसी का ये आपका चैप्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके घटना चक्र में पूछे गए हैं, सबको एक डायग्राम के फॉर्म में क्रिएट किया गया है ताकि आपको इसको आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, अगर वीडियो अभी ना देखने का मन हो तो मत देखिएगा, 11 तारीख को ही, 11 तारीख के बाद ही देखिएगा, लेकिन आप उसमें एक्टिव जरूर रहिए प्रोटेस्ट में। तो चलते हैं, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है? देखिए, कोई भी होता, चाहे हम हुए, चाहे जानवर हुआ, चाहे कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधा हुआ, कोई भी जो चीज़ें खाता है उसको हमेशा निकालता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम खाएंगे उसको पूरी चीज़ें, जैसे हमने 100% खाया तो उसमें कम से कम हमारा पूरी तरह से हमारा शरीर में वो नहीं पचता भोजन, कुछ बेकार फॉर्म में निकल जाता है, तो उसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए, इसमें परिभाषा अगर देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा? जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैली नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। तो जीवों के शरीर से जो नाइट्रोजन विषैले पदार्थ होता है उनका निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उत्सर्जन होता है मनुष्य के शरीर में, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें कि कितने कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो अगर मेन चीज़ें हम देखें, बहुत जगह से होता है, लेकिन मेनली यहीं से होता है। त्वचा से, स्किन से होता है, अभी हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स से होता है उत्सर्जन, बड़ी आंत से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, क्योंकि जो छोटी आंत में खाना जाता है इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये क्या है? बड़ी आंत से, इसके बाद लीवर से भी यहाँ निकल होता है उत्सर्जन, और क्या है, किडनी से भी होता है। तो याद रखेंगे, इतने तो आपके होते हैं, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने बता दिया है कि अगर आपसे कभी भी एक
ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा उत्सर्जन तंत्र नहीं है, तो यहाँ पर अगर त्वचा दिया रहे, फेफड़ा दिया रहे, बड़ी आंत दिया रहे, यकृत दिया रहे, विकृत दिया रहे, तो आप इसको लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है, ये सब अभी देखेंगे कौन कहाँ कौन यूरिया एक्सीटेशन करता है, कौन यूरिक अम्ल, कौन अमोनिया, ये सब हम देखेंगे। पहले हम किसके बारे में देखते हैं, अमीनो अम्ल के बारे में देखते हैं। एमिनो अम्ल कौन कौन से करते हैं, जैसे सीपी हुआ, घोंघा हुआ, कुछ इकायोडर्मा जंतु है। इकायोडर्मा हमने पिछले क्लास में बता दिया है कौन इकायोडर्मा है, कौन आर्थ्रोपोडा है, इसके पिछला वक्त वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए। तो जो एमिनो अम्ल होते हैं, वो एमिनो अम्ल का उत्सर्जन कौन कौन से करते हैं, सीपी करता है, घोंघा करता है, इकाइनोडर्मा जंतु कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इम्यूनोटेलिक उत्सर्जन विधिया कहते हैं। तो इनकी विधिया को एमिनोटेलिक विधिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया का कौन कौन करता है, जिनको अमोनियोटेलिक कहते हैं। देखिए एमिनो भी करते हैं और अमोनिया भी करते हैं। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, पेरीफेरा होते हैं, नाइडेरिया होते हैं, पोलिकीटा होते हैं, और मछली सबसे ज़्यादा जो मैंने यहाँ पर ये ये मतलब राउंड कर दिया है, इसमें जो मतलब सर्कल में मतलब ये रेक्टेंगल में बना दिया है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देख लीजिए जैसे मछली, तो मछली पूछा गया है पेपर में, मछली किसका उत्सर्जन करता है, तो मछली किसका, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो अमीनोटेलिक कहते हैं इनको, या अमीनोटेलिज में कहते हैं। तो अमीनोटेलिक या अमीनोटेलिक, अमोनिया मतलब मछली। अब देखिए यहाँ पर यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक वयस्क उभयचर सभी स्तनी क्या यूरोटेलिक कहते हैं। तो यूरिया, जैसे अभी हम सब क्या करते हैं, हम सब यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं, यूरिया का करते हैं, इसीलिए हम सब स्तन में आते हैं ना, मतलब स्तनधारी प्राणी होते हैं हम ना। तो क्या उभयचर जितने होते हैं और जितने स्तनी होते हैं वो यूरिया का कहते हैं। ग्वानीन कौन करता है, तो ग्वानीन माकड़ियाँ ग्वानीन का उत्सर्जन करती हैं। यूरिक एसिड का कौन करता है, पक्षी और सरीसृप जो होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। कौन कौन से करते हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जन, पक्षी और सरीसृप क्या कहते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जिनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। याद रखेंगे, यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख उत्सर्जी अंग अब हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका उत्सर्जी अंग है तो यही किडनी है। तो किडनी के बारे में हम देखते हैं। संरचनात्मक इकाई इसकी क्या होती है, कई बार पूछता है कि संरचनात्मक इकाई इसकी क्या होती है। तो नेफ्रॉन इसकी संरचनात्मक इकाई होती है। क्या, नेफ्रॉन इसकी संरचनात्मक इकाई होती है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रुधिर को छानना। देखिए दो चीजें पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे रुधिर का शुद्धिकरण कौन करता है, तो वो कौन करता है, आपका लंग्स करता है, फेफड़ा करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रुधिर का शुद्धिकरण को वो छानता कौन है, तो छानता कौन है, ये करता है किडनी काम करता है, जिसको गुर्दा भी बोला जाता है। ठीक है, अनावश्यक पदार्थों को हटाता है। शरीर में लवणों और जल के मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, ये किडनी ही करता है। लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, किडनी ही करता है। रक्त में ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखिएगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, रक्त की मात्रा का नियमन कौन करता है, ये किडनी ही करता है। अब देखिए मूत्र का निर्माण कौन करता है, यूरिन का निर्माण कौन करता है, किडनी करता है। तो इसके फंक्शन ये हुए, कार्य क्या हुए। अब देखिए किडनी के दो भाग, संख्या कितनी होती है, तो संख्या दो होती है। ये है जो ये आपका लीवर के साइड होता है, ये किडनी वो थोड़ा नीचे होता है, और जो लीवर इस साइड होता है, ठीक है, अपोजिट साइड, वो थोड़ा ऊपर होता है। क्योंकि यहाँ लीवर हो जाता है तो इसलिए ये किडनी दब जाता है। एक किडनी थोड़ा सा नीचे होता है, एक किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। अब इसी किडनी में क्या होता है, दो भाग होते हैं, भाग दो होते हैं। कौन सा, एक बाहरी भाग होता है और एक भीतरी भाग होता है। याद रखिएगा इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक बाहरी भाग होता है, एक भीतरी भाग होता है। बाहरी भाग जो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये कौन सा क्या कहलाता है, ये वाला एरिया कहलाता है कॉर्टेक्स। याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर वाला भाग क्या होता है, वो मेडुला होता है।
तो ऐसे याद कर लीजिए मिडिल, याद रखें मिडिल, ऐसे मिडिल ना, तो अंदर वाला भाग जो होता है वो मिडिल मेडुला होता है, और हाँ बाहरी भाग क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो ये याद रखेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ चुका, यहाँ पे ये पढ़ चुके कि यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, यूरिक एसिड का पक्षी करते हैं, ग्वानिन का मकड़ी करता है, और कितने प्रकार से उत्सर्जन कहाँ से हो सकता है। अब ये नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन ही कहलाता है। तो ये सभी अभी क्या है, हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। ये जो आपका मेडुला है, और ये अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके लोअर पी से 2002 में पूछा गया था। ये पूछा गया था अपोहक क्या होता है, डायलाइजर क्या होता है। डायलाइजर क्या होता है, जब किसी कारणवश किडनी क्षतिग्रस्त होती है, कभी देखते होंगे किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती, खराब हो जाती है, तो क्या होता है, रुधिर साफ नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, रुधिर को साफ करने के लिए उत्सर्जी अर्थात मतलब वो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए किसी न किसी का यूज तो किया जाएगा। उसीलिए डायलाइजर का आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करती है। तो डायलाइजर का काम क्या होता है, किडनी के खराब होने पर ये क्या करता है, रक्त को छानता है। क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता, शुद्धिकरण नहीं करता, जान लीजिए, ये रक्त को किडनी से छानने का काम करता है। तो ये लोअर पीसीएस 2002 में क्वेश्चन ये आया है, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये याद हो गया आपको। अब यहाँ पर देखते हैं ये, अब यहाँ पर जो आपका ये कॉर्टेक्स हो गया, रीनल कॉर्टेक्स, ये ऊपर वाला ये पार्ट, ये देखिए रीनल कॉर्टेक्स हो गया है। और ये अंदर वाला कौन सा भाग है, ये देखिए अंदर वाला यहाँ पे दिया है, ये कौन सा भाग है, ये मेडुला भाग है। और ये नीचे यूरेटर। अभी मैं इसको सब पूरा बताऊंगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीनल हेलियम क्या होता है, हीलम, रीनल हेलम क्या होता है। देखिए सबसे ज्यादा यूरिया यहाँ पाया जाता है या किडनी गुर्दे में, देखिए जो आपका यूरिया होता है वो यहीं से इंटर करता है, क्या, यूरिया जो वैसे जब आपका ये लीवर होता है यूरिया बनाता है, तो ये क्या करता है, यहीं से किडनी में इंटर करता है यूरिया। अब देखिए यूरिया जब यहाँ से इंटर करता है तो ये जो पाइप लगी होगी, ये आपको पाइप दिख रही होगी, ये क्या होता है, रीनल हेलियम होता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये आपके पीसीएस पे और आरओ में नहीं पूछा गया था, ये किसी और एग्जाम में पूछा गया था कि रीनल हेलम सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए, मतलब ये यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है। तो यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, इसी रीनल हेलम में पाया जाता है, इसी प्रवेश द्वार में ही ये पाया जाता है। ये याद रखेंगे, कहाँ पर, इसी प्रवेश द्वार में रीनल हेलम पाया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। रीनल हेलम हो गया। अब देखिए बोमेन कैप्सूल या संपुट कहाँ पाया जाता है, तो ये बोमेन कैप्सूल या संपुट कहाँ पाया जाता है, ये नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है, याद रखेंगे, किसकी, किडनी की। तो किडनी की संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई अगर मैं पूछूं क्या होती है, तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए संख्या प्रत्येक विक्र में 1 से 1.5 मिलियन तक होती है। कितना, संख्या जो प्रत्येक विक्र में होती है कितना होती है, 1 से 1.5 मिलियन तक होती है नेफ्रॉन की, विक्र मतलब किडनी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि रक्त में उपस्थित ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त का शोधन कौन करता है, यही नेफ्रॉन, यही संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए उत्सर्जन में सहायक अंग अभी हम पढ़ेंगे। अब लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर के बारे में अगर देखते हैं, लीवर किसका संश्लेषण सिंथेसिस करता है, तो यूरिया का संश्लेषण करता है या सिंथेसिस। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, लोअर पे। कभी वहाँ बच्चे क्या लगा देते हैं, किडनी लगा देते हैं, किडनी नहीं करता यूरिया का संश्लेषण, ये याद रखिएगा। यूरिया का संश्लेषण कौन करता है, तो ये कौन करता है, लीवर करता है, यकृत करता है। आर्निथीनिया अर्जिनिन या यूरिया या यूरिक या केप्स हेंसलिट चक्र यकृत में होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। शरीर में अल्कोहल व अन्य हानिकारक का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है
ये कि अगर व्यक्ति को जहर दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा? किडनी से पता चलेगा कि व्यक्ति को जहर दिया गया है, कि लीवर से पता चलेगा व्यक्ति को जहर दिया गया है? तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये लीवर से पता चलेगा। ये याद रखेंगे, किडनी से क्योंकि लीवर क्या होता है? किडनी, वो तो वहाँ जो यूरिया का संश्लेषण कौन कर दिया? कौन कर दिया? ये लीवर कर दिया। मतलब ये जो कोई अल्कोहल या कोई मतलब जहर आप खाए हैं, मतलब वो तो उसका संश्लेषण कौन कर, मतलब ये हानिकारक डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर दिया? लीवर ही करता है ना। तो जब लीवर कर दिया तो वो जब किडनी में जाता है तो वहां पर तो साफ ही जाएगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो तो शुद्ध होकर वहां किडनी में जब जाएगा। लेकिन कहाँ पे वो शुद्ध होता है? जहाँ पे वो ये जहर जाएगा वहीं पर जो ये टॉक्सिक जहाँ रहेगा वहीं तो पता चलेगा कि ये किडनी मतलब लीवर में ही पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है वो किससे मरा है? जहर से मरा है। तो ये याद रखेंगे, इसी से पता चला रहा है किसी व्यक्ति को अगर जहर दिया गया है तो इसकी पुष्टि कहाँ से पता चलती है? ये लीवर से पता चलेगा। याद रखेंगे, कहाँ से पुष्टि हो इसकी पता चलेगी? लीवर से पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। किडनी रक्त को छानता है जबकि फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है। ये याद रखेंगे। दो अलग अलग है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। अब देखिए लंग्स के बारे में। लंग्स, फेफड़ा कैसे शुद्ध करता है? ये देखिए, इसका उत्सर्जन का कार्य क्या होता है? शुद्ध करने, ये तो हमने वीडियो एक अलग से वीडियो में बता ही दिया है पूरा डिटेल में कैसे शुद्ध करते हैं। देखिए फेफड़ा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकलता है और जल वाष्प भी बाहर निकलता है। ठीक है, फेफड़े के और भी काम है। जैसे क्या होता है, जब आप ये खांसते हैं या बलगम बाहर निकालते हैं तो जो प्रेशर जनरेट होता है शरीर के बाहर, क्योंकि बिना प्रेशर के आप बलगम को बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं, वो यहीं से जनरेट होता है। तो इसका भी यही काम होता है, निकालना। ठीक है, वो जब जो नाक से या गले से निकलता है। अब देखिए यहाँ पर स्किन, फेफड़ा पढ़ लिए, क्या लीवर पढ़े? हमने फेफड़ा पढ़ा। लीवर किसका करता है? यूरिया का संश्लेषण करता है। यही ज़्यादा याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्कोहल का जो अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, एल्कोहल या अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? वो लीवर में होता है। और लीवर से ही पता चलता है व्यक्ति को जहर दिया गया है कि नहीं। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अब स्किन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी है, ऊपर जितने पढ़े थे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अब स्किन के बारे में ये क्या कहता है? स्किन, ये पसीनों के माध्यम से शरीर के जो गंदे चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालता है। जैसे आप पसीना देखते होंगे, नमकीन रहता है, उसमें गंदगी बहुत रहती है। तो ये स्किन का कार्य होता है कि जो शरीर के गंदगी पार्ट होते हैं, गंदे पार्ट होते हैं, उनको बाहर निकालना। तो त्वचा की श्वेत ग्रंथियों द्वारा अनावश्यक लक्षणों और यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से ये बाहर निकालता है। अब पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्व जो पसीना निकलता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। तो पसीने के थ्रू कौन कौन से उत्सर्जित तंत्र होते हैं? तत्व, तो ये सोडियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और तत्व ये होते हैं। अब देखते हैं। प्लीज़ आप सब, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करिएगा। ठीक है, बस। अब देखिए यहाँ पर मानो यूरिन। अब देखिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ आपके, ये जो आपका प्रोटेस्ट हो उसी से रिलेटेड बातें। ये मीडिया में या मतलब सोशल मीडिया में कुछ लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि आपका पेपर वहाँ पर पोस्टपोन, मतलब जो आपका 7-8 को है और वो 22-23 को है, वो नहीं होगा। तो इससे बचिए, क्योंकि ये जो लोग फैला रहे हैं उनका एक ही मकसद है, इसको कमज़ोर किया जाए, मतलब जो आपका प्रोटेस्ट है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए। अभी 11 तारीख तक आप दिमाग में यही रखिए कि पेपर होने वाला है। ठीक है, 7-8 को और 22-23 को। इसके बाद 11 तारीख के बाद जो भी न्यूज़ होगी आप सुनिएगा, क्योंकि कई न्यूज़ चैनल वाले, यूट्यूब वाले दे रहे हैं कि पेपर नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, उसको दिमाग पे ही मत लाइए। ठीक है, आप जो आपका है वही करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संगठन या कंपोजिशन। ये जल,
95%। सब मानो ये यूरिन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जल होता है। इसके बाद यूरिया, लवण, नमक भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, क्रिएटिनिन होता भी है। याद रखिएगा क्रिएटिनिन भी होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मात्रा, ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया था कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना यूरिन का एक्सक्रीशन करता, मतलब कितना उत्सर्जित करता है एक दिन में यूरिन, तो 1.5 लीटर प्रतिदिन करता है। कितना? 1.5 लीटर प्रतिदिन यूरिया का मतलब ये यूरिन का निकालता है बाहर। अब देखिए ये क्या है, रंग का कारण क्या होता है, पीला होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि अगर आपका पेशाब पीला हो रहा है तो वो किसके कारण होता है। तो अगर पेशाब पीला हो रहा है तो वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण उसका रंग पीला होता है। ठीक है, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण देखिए प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। याद रखेंगे प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। औसत कितना होता है, मतलब पीएच मान 6 होता है, इसलिए अम्लीय होती है। अगर 6 से मतलब 7 से नीचे, ऐसे पीएच वैल्यू कैसे दिया, इधर देखा जाए तो 7 से नीचे हो गया तो क्या हो गया, वो अम्लीय होगा। अगर इधर होता, मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है 4.5 से 8 तक, लेकिन औसत अगर देख लेंगे तो 6 लगा दीजिए बस, क्योंकि आपके बुक में 6 ही दिया रहता है और कहीं कहीं से गूगल पर सर्च करेंगे 4.8 से 8 दिया रहता है, लेकिन औसत ही आप रखिए 6। अब यहाँ पर देखिए मूत्र में ग्लूकोज का कीटोन काय की उपस्थिति क्या हो। अब देखिए अगर कीटोन काय की उपस्थित मूत्र में हो गया, यूरिन में आपके इसकी कीटोन काय की उपस्थित, इससे पता चलता है कि मतलब डायबिटीज रोग के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो किसके लक्षण होते हैं, डायबिटीज रोग के लक्षण होते हैं कीटोन काय अगर उपस्थित है ग्लूकोज में। तो जैसे आप कैसे पता चलेगा, आप अगर डायबिटीज का चेक करवाने जाएंगे तो उसमें जो आपके वो इसमें यूरिन में दिखाए पता चलेगा कि इसमें कीटोन काय है कि नहीं। अगर कीटोन काय है तो पता चलेगा कि डायबिटीज है पेशेंट को। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर विभिन्न जंतु और उनकी उत्सर्जन क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। एक कोशिकीय जो जीव होता है उनका उत्सर्जन क्रियाएं किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। सिलेंट्रेटस किसके द्वारा, सीधे कोशिकाओं के से होता है। सिलेंट्रेटस का किससे होता है, सीधे कोशिकाओं से होता है। चपटे कृमि का कैसे होता है, ज्वाला फ्लेम कोशिका से होता है। एलेनिडीडा संघ का कैसे होता है, विक्र द्वारा। ठीक है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। मोलास्का संघ का किसके द्वारा होता है, विक्र नलिका के द्वारा होता है। इसके द्वारा, विक्र की नलिका के द्वारा। आर्थ्रोपोडा कीट वाले जो होते हैं मैल पीघी नलिका के कारण होता है, उसमें ट्यूब होता है। ठीक है, अब कशेरुकी किडनी के द्वारा, जैसे हम सब भी आ जाते हैं तो ये किडनी के द्वारा ही उत्सर्जन होता है। अब यहाँ पर देखें, जो उत्सर्जन से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, विकृतियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं। अगर रीनल केलकाई कहे कि रीनल केलकाई किससे संबंधित है, तो रीनल केलकाई किससे संबंधित है, विक्र में पथरी के निर्माण का होना ये इसका क्या कहलाता है, रीनल केलकाई कहलाता है। क्या कभी भी वर्ड आ जाए रीनल केलकाई, क्या होता है, क्या होता है, विक्र में पथरी का निर्माण होना, यही क्या कहलाता है, रीनल कहलाता है। पथरी क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ये आईएएस तक में क्वेश्चन पूछा गया है, पथरी किससे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। यूरेमिया क्या होता है, रुधिर में यूरिया की मात्रा का बढ़ना यूरेमिया हो जाता है। नेफ्राइटिस क्या होता है, विक्र नलिका में शोध या सूजन, जो सूजन हो जाती है विक्र नलिका में, मतलब जो किडनी की नलिका होती है, अगर उसमें सूजन आ जाता है तो नेफ्राइटिस हो जाता है। विक्रिय विफलता क्या है, तो किडनी का कार्य बाधित हो जाता है। तो याद रखेंगे, किडनी का कार्य जब बाधित हो जाता है तो वही किडनी की विफलता क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखते हैं, ये देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस किससे संबंधित होता है, तो डायलिसिस किडनी से संबंधित होता है। ये बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए किडनी से प्रतिदिन औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
तो 1200 सीसी रक्त दिन प्रतिदिन औसत रक्त का प्रवाह होता है। अब देखिए, वृक्क के कार्य बंद होने पर क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थों का जमा हो जाते हैं। किसका अवशिष्ट, वृक्क के कार्य बंद होने पर क्या होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जमा हो जाते हैं। जैसे अब क्या, किडनी कार्य करना बंद करेगा तो क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में जमा हो जाएंगे क्योंकि बाहर निकल ही नहीं रहा है। मानव जो किडनी होती है में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। याद रखिएगा, जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होती है। एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग है, इसीलिए बोला जाता है कि टमाटर नहीं, जिसको किडनी मतलब ये इसकी प्रॉब्लम है स्टोन की, उसको टमाटर जैसे बीज वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, जिसमें बीज होते हैं। तो एल्कोहल के निराविशन के लिए याद रखेंगे, एल्कोहल के निराविशन मतलब एल्कोहल को बाहर निकालने के लिए कौन, जो किडनी, याद रखेंगे कौन सा जिम्मेदार होता है, किडनी जिम्मेदार होता है एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी किडनी। मानव शरीर में लवणों और जल का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा होता है, वो किडनी होता है। तो मानव शरीर में लवणों और जल का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन है, किडनी है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है, अमोनिया होता है। तो सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ अगर मैं कहूँ यूरिया, एमिनो अम्ल या अमोनिया, किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो ये अमोनिया होता है। अमोनिया कैसे, मछली से उत्सर्जित होता है। याद रखिएगा, मछली से कौन सा उत्सर्जित होता है, अमोनिया ही उत्सर्जित होता है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी हम देख लेते हैं। वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी से को बात रखने साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, वो नर्वस सिस्टम। अब देखिए, इसको अगर इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तंत्रिका विज्ञान इसका, या न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, ये जो नर्वस सिस्टम होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ब्रेन जिसको मस्तिष्क कहते हैं, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ब्रेन में डिवाइड होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होता है जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। और एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एएनएस होता है। तो तीनों होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसी के बारे में हम देखेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं यहीं पे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ये भाग होता है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण, मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। ये जो आपका पीछे वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये पीछे वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यही होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो भी शरीर में कुछ भी होता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, जैसे कहीं लाइट जला रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब आप लगाए हैं, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है। अब बल्ब के जो नीचे से यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ नीचे से, हाँ, ये अब यहाँ से आप तार लेके जा रहे हैं और यहाँ बल्ब जल रहा है। तो जब तक यहाँ से आप लाइट यहाँ से नहीं पास करवाएंगे इधर ऐसे ऐसे, तो जब ये तब तक ये बल्ब जलेगा कि नहीं, नहीं जलेगा। इसीलिए ये क्या करता है, पूरे जितने भी सूचनाएं होती हैं इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे ब्रेन में जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू सूचनाएं जाती हैं। अभी आगे हम देखेंगे उसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो भाग होते हैं वो कौन से होते हैं, अभी हमने बताया क्या होता है, एक मस्तिष्क होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब देखिए, यहीं पर देखते हैं, पहले मस्तिष्क के बारे में हम देखते हैं, ब्रेन के बारे में हम डिटेल में, आपका ब्रेन चैप्टर यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं। देखिए यहाँ पे क्या बना है, केंद्रीय तंत्र। अब इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कास्ट, नीचे लिंक दिया गया होगा, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। केंद्रीय तंत्र के नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क, यही आपके पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। आप पूछेंगे ये ब्रेन हमेशा ऊपर ही क्यों रखता है, शरीर कोई भी प्राणी हो हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता। देखिए,
क्योंकि सभी का कंट्रोल कौन रखता है? वही ऊपर वाला, जो ऊपर बैठा है वही सब पूरा कंट्रोल करता है। बिना, अगर ये कंट्रोल नहीं करे तो पूरी बॉडी बेकार है। अभी देखिए इसके बारे में बहुत चीजें देखेंगे। अब देखिए अवस्थित कहाँ होती है? क्रेनिकल नामक आवरण में अवस्थित होती है। क्रेनिकल का निर्माण किससे होता है? 8 अस्थियों द्वारा होता है। कितने? 8 हड्डियों द्वारा इसका निर्माण होता है। क्रेनिकल का कार्य मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। अब देखिए ये होता है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है वो ये जब आप अपना हेड छुएंगे तो ऊपर वाला जो भाग होता है क्रेनिकल होता है। ये कितने से निर्माण होता है? 8 हड्डियों द्वारा इसका निर्माण होता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो क्रेनिकल नामक आवरण में आपका ये ब्रेन अवस्थित होता है। इसमें क्रेनिकल नामक आवरण में आपका ब्रेन अवस्थित होता है। और क्रेनिकल नल कितने हड्डियों से बना होता है? क्रेनियल या क्रेनिमल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1400 से 1450 ग्राम होता है। फीमेल का 1300 से 1350 ग्राम होता है। ये मेल में और फीमेल का वजन होता है, दोनों का अलग अलग होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दो जगह पूछा गया था, यूपीपी से 2020 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था कि मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति का नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। तो तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। और ये पूछा कहाँ गया है? आपके पेपर में 2 बार पूछा गया है। तो मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति का नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन करने के लिए। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के कौन भाग होता है? 4 ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, एक हिंड ब्रेन होता है। जो आपका ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये नारंगी वाला पार्ट, ये 4 ब्रेन होता है। जो आपका ये मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा एरिया यही 4 ब्रेन होता है। इसके बाद मिड पार्ट कौन होता है? वो ग्रीन वाला जो एरिया आप ये वाला दिख रहे होंगे, ये मिड ब्रेन होता है। और जो ये हिंड ब्रेन कौन सा होता है? ये नीचे रेड कलर का जो एरिया है इसको हिंड ब्रेन, अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। अब देखिए पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम पहले अध्ययन करेंगे 4 ब्रेन के बारे में। ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए ये जो आपका 4 ब्रेन है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक सेरिब्रम के पार्ट में डिवाइड होता है, एक डायनाफिसिनेमाल, इसमें क्या होता है? थैलमस होता है, हाइपोथैलमस होता है, एपिथैलमस होता है। कभी कभी ये न देख के ये तीनों अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि 4 ब्रेन या अग्र मस्तिष्क कितने भाग में डिवाइड होता है? सेरिब्रम में, थैलमस में, हाइपो, कभी कभी पेपर आपके बुक में किसी किसी में सिर्फ 3 ही दिया रहता है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। ये एपिथैलमस नहीं दिया रहता, लेकिन मैं कहा लिख ही देता हूँ, क्या आप उसमें पढ़ ही लेंगे तो नुकसान थोड़ी होगा। अब देखिए पहले हम किसके बारे में देखेंगे? सेरिब्रम के बारे में देखते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा सब पार्ट यही होता है, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। देखिए सेरिब्रम होता है एक देखिए ये सेरिब्रम है, और यहाँ पर एक आप देखेंगे सेरिबलम है। ये देखिए अगर बेलम सेरिबेलम लिखा रहे तो ये शरीर का छोटा भाग होता है, इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं, और ये लार्ज ब्रेन कहलाता है, सेरिब्रम। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर मैं पूछूं कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% भाग कौन सा होता है? यही होता है। कौन सा? सेरिब्रम। अब देखिए ये कार्य क्या करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे स्मरण क्षमता हुआ, चिंतन हुआ, विश्लेषण हुआ, समन्वय हुआ, बुद्धिमत्ता हुआ, बॉडी पर नियंत्रण, ये कौन करता है? ये सेरिब्रम करता है, ठीक है। तो मतलब ये ऐच्छिक क्रिया, जैसे जो चीजें आप सोचते हैं हाँ इसको मैं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये ऐच्छिक क्रियाओं पर होता करता नियंत्रण करता है सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग यही होता है, लगभग 80% होता है। ये कहाँ पे आया था? छत्तीसगढ़ पीसीएस में, कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या कहता है? हाइपोथैलेमस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ताप नियंत्रण कौन करता है? तो ताप का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कौन?
टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। क्रोध और प्रसन्नता का नियंत्रण कौन करता है? यही हाइपोथैलेमस करता है। भूख प्यास बहुत पूछा जाता है कि भूख प्यास किससे नियंत्रित होता है? तो किससे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। हार्मोन्स कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। संवेगात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मतलब इमोशनल वाली चीजें जो होती है वो, जैसे आप कभी कभी इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए यहाँ पर थैलेमस, थैलेमस क्या करता है? ठंडा गर्म आदि को पहचानना कौन करता है? थैलेमस करता है। ठंडा गर्म आदि को पहचानना का काम करता है थैलेमस। ये ताप नियंत्रण अलग है, ये थैलेमस अलग है। तो ठंडा गर्म आदि को पहचानने का काम थैलेमस करता है। अब देखिए एपीथैलेमस क्या है? पीनियल ग्लैंड मेलिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है एपीथैलेमस। ये हो गया। अब आते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है कि अर्धचेतना की अवस्था में पेशीय क्रियाओं, नेत्र गोलकों, पुतलियों की गतियों आदि का नियंत्रण कौन होता है? मिड ब्रेन करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, तो इतना ही याद रख लीजिएगा कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो पेशीय क्रिया होती है, नेत्र गोलक, पुतलियों की गतियों का नियंत्रण ये सब कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। पश्च मस्तिष्क के बारे में ये पूछा जाता है बहुत। अगर मैं पूछूं मेडुला ऑब्लिगाटा और सेरिब्रम, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए यहाँ पर हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला फिगर, ठीक है, तो इसके बाद मैं अगर मेडुला पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो पहले ये देख ही लेते हैं, इसके बाद मैं इसको पढ़ाता हूँ। मेडुला ऑब्लिगाटा क्या होता है? ये किसका पार्ट होता है? तो ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लिगाटा। नहीं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ एक बार फिर दिखा देता हूँ कि हमने ये पढ़ा था, ये सॉरी, हमने मस्तिष्क के भाग कौन पढ़े थे? अग्र मस्तिष्क, अग्र मतलब में सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस ये पढ़े थे। पश्चिम मध्य मस्तिष्क में हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अब हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिंड ब्रेन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, एक 3 पार्ट में ये भी डिवाइड है। मेडुला ऑब्लिगाटा, कार्पुर क्वाड्रिजेमिना, ये नहीं पूछा जाता है। ये सेरिबलम, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सेरिबलम और सेरिब्रम, दोनों में अंतर रखिएगा। सेरी अगर ब्रह्म कहे, ठीक है, अगर ब्रह्म कहे तो वो बड़ा जान लीजिए, और सेरी बिलम कहे तो क्या है, उसको छोटा मान लीजिए। कैसे याद रखिएगा? वो छोटा ब्रेन होता है सेरी बेलम। अब कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए, ये क्या बेलम, यहाँ पे अगर बेलन ऐसे लिख दीजिए, बेलन, ये लिखा गया है बेलन, ठीक है, एक मिनट। तो ये बेलन, तो बेलन क्या होता है? छोटा ही होता है। तो बेलन ऐसा बहुत बड़ा थोड़ी होता है, छोटा ही होता है। कितना भी बड़ा खाना, ज़्यादा खाना बनाना हो, खाना बनाने वाला बेलन की बात कर रहा हूँ, छोटा ही होगा कितने भी लोगों का खाना बनाना हो। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे बेलम, तो बेलन का बेलन, बेलन छोटा होता है। पहले हम देखिए मेडुला ऑब्लिगाटा देख लेते हैं। हृदय स्पंदन का नियंत्रण करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है, रक्त दाब का नियंत्रण करता है, उपपचय मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है, भोजन उगलने व उल्टी पर नियंत्रण करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस 2007 में कि उल्टी पर नियंत्रण कौन करता है, बूमिंग पर नियंत्रण कौन करता है, बूमिंग पर नियंत्रण कौन करता है? ये आपका मेडुला ऑब्लिगाटा करता है। तो मेडुला ऑब्लिगाटा किस पर? उल्टी पर नियंत्रण करता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखने और सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, कार्पोर क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये सेरिबेलम, आपका मेडुला ऑब्लिगाटा इम्पोर्टेंट है, सेरिबेलम इम्पोर्टेंट है। उल्टी पर नियंत्रण 2007 में क्वेश्चन आया है, ये याद रखिएगा। हृदय, श्वसन, रक्त दाब का नियंत्रण, उपपचय, भोजन उगलने व उल्टी करने में, ये 2007 में क्वेश्चन आया था, ये याद रखेंगे। अब देखिए सेफ, अगर मैं कहूँ शरीर का संतुलन बनाने में कौन उत्तरदायी होता है, तो शरीर का संतुलन बनाने में कौन सा उत्तरदायी होता है? ये सेरिबेलम। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फैक्ट है सेरिबेलम के बारे में, अभी आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको हंसी आएगी। ऐच्छिक पेशियों को संकुचन, अब जैसे आप अपने हाथ को, आप पसीना पोंछना है, ऐसे हाथ ऊपर ले जाते हैं, ऐसे पसीना पोंछ लेते हैं, कुछ भी करना हुआ तो क्या होता है, आपका हाथ पैर इधर उधर होता रहता है,
तो वो किसके कारण होता है? ऐसा मत कहिएगा कि हमारा हाथ है हम कर लेते हैं, नहीं, जब तक आपका माइंड वहाँ से बताएगा नहीं तब तक आप ये नहीं करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है, ऐच्छिक पेशियों पर संकुचन व नियंत्रण कौन करता है? यही सेरिबैलम करता है। लिटिल ब्रेन, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटिल ब्रेन कौन सा कहलाता है, तो अगर ब्रम कहूँ, ब्रम कहलाएगा कि बेलन कहलाएगा? तो बेलम कहलाएगा। सेरिबैलम लिटिल ब्रेन ब्रेन कहलाता है। कौन सा? लिटिल ब्रेन। स्पीकिंग पावर कौन नियंत्रित करता है? अब देखिए, स्पीकिंग पावर और शरीर का संतुलन, ये दोनों अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो अब यहाँ और यहाँ नीचे एक लिखा गया है, आफ्टर एक्सेस, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप एल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, आप करते नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, एल्कोहल कंज्यूम करता है, तो क्या होता है, अब अगर वो एल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो क्या करता है, उसका जो शरीर होता है, वो जो सेरिबैलम होता है, शरीर नहीं, सेरिबैलम होता है, ये बिलम की बात को मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोलूँगा तो हो सकता है आपको एक ही लगे, मैं इसी के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। जो आपका सेरिबैलम होता है, वो क्या करता है, वो कंट्रोल खो देता है। जब आपका सेरिब्रम डैमेज हो जाता है, क्या होता है, इफेक्ट करता है सेरिब्रम पर। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर एल्कोहल किसी ने कर लिया है, थोड़ी मात्रा में कर लिया एल्कोहल का कंजप्शन, तो सेरिब्रम डिस्टर्ब हो जाता है। जब सेरिब्रम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो करता क्या है, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। जब आपका सेरिब्रम ही डिस्टर्ब हो गया तो जो शरीर है वो संतुलन में रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो आप ये मत कहिए कि वो दारू पी के कहीं नाले में पड़ा है। नाले में नहीं पड़ा, उसका सेरिबैलम काम करना ही बंद कर दिया है। जब उसका सेरिबैलम काम करना बंद कर दिया, मतलब वो अपने शरीर का संतुलन ही नहीं बना। आप किसी जो दारू पी के पड़ा है किसी नाले में, आप उसको चाहे आप जाके 2 थापड़ और मतलब 2 हाथ ऐसे मार दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर का सेरिबैलम काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है? तो ये गंदे लोग होते हैं, मतलब समाज के, जो ऐसा काम करते हैं, ये अल्कोहल, उनको पता होना चाहिए अगर हम अल्कोहल करें, पिएंगे, हम ड्रिंक करेंगे, तो हमारे अंदर का जो माइंड का सेरिबैलम होता है वो काम करना बंद कर देगा। दूसरा क्या होता है, स्पीकिंग पावर। देखिए, कुछ गंदे प्राणी समाज में है जो क्या करते हैं, ये अल्कोहल पी के आके जो अंदर मतलब घर पे औरतें रहती हैं या बच्चियां रहती हैं, उनको गाली देते हैं। तो जो समाज के गंदे लोग होते हैं उनका भी सेरिबैलम काम करना बंद करता है। तो यही होता है स्पीकिंग पावर। क्या होता है, स्पीकिंग पावर और शरीर का संतुलन, ये दोनों जब कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है तो किसके कारण होता है, जब ज़्यादा मात्रा में शरीर आप कंजप्शन करेंगे और सेरिबैलम जब डैमेज होता है, तब ये दोनों आपके अनकंट्रोल हो जाता है। कौन सा? स्पीकिंग पावर और शरीर का संतुलन। फिर आप देखेंगे कहीं नाली में पड़े रहेंगे दारू पीने वाले। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अभी जो पढ़े हैं, अब उसको यहाँ अगर हम इसी फिगर में देखेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। अभी अगर हमने क्या पढ़ा है, थैलेमस पढ़ा है, हाइपोथैलेमस पढ़ा है। और तो थैलेमस कहाँ पे है, ये देखिए थैलेमस, ये देखिए ये है आपका थैलेमस। तो याद रखेंगे ये कौन क्या है, आपका थैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस क्या है, ये देखिए हाइपोथैलेमस, ये है आपका हाइपोथैलेमस। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि ब्रेन का जो पूंछ होता है वो किससे बना होता है, तो ब्रेन का अगर पूंछ होता है तो वो किससे किससे बना होता है, एक मिड ब्रेन देखिए छोटा सा ही इतना है, मिड ब्रेन से बना होता है। पोनस से बना होता है, ये देखिए ये पोनस होता है, पोनस से बना होता है। और मेडुला से बना होता है, ये देखिए ये वाला मेडुला होता है। इन्हीं तीनों से क्या होता है, ब्रेन स्टेम जो पूंछ होती है ब्रेन की, वो बनी। कई बार पूछा जाता है ब्रेन की पूंछ कौन कौन मिलकर बनाते हैं, तो ब्रेन की पूंछ कौन कौन मिलकर बनाते हैं, मिड ब्रेन बनाते हैं, पोनस बनाते हैं और मेडुला बनाते हैं। यही तीनों, ये मेडुला ऑब्लिगाटा वाला है भाई, यही तीनों बना मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ब्रेन की पूंछ बनाते हैं। इसके बाद नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से पीछे वाला ये पार्ट है, जुड़ा होता है। अब देखिए सेरिबैलम, याद रखेंगे ये सेरिबैलम है। और सेरिब्रल, तो सेरिब्रल ये है और सेरिबैलम ये है। तो ये देखिए ये छोटा सा ये है, ये क्या कहलाता है,
लिटिल ब्रेन कहलाता है। यही जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जब आप क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जब ये डिस्टर्ब होता है तो आपकी स्पीकिंग पावर भी खत्म हो जाती है, आप किसी को कुछ भी कर कह देते हैं, और आपके शरीर का संतुलन भी बेकार हो जाता है। ये हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? ये देखिए यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी है। अगर आपसे पूछे पिट्यूटरी ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, अगला जो टॉपिक होगा आपका वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इतना ही याद रखिएगा। ये वाला जो आपका फूल जैसा, ये फ्लावर जैसा पूरा एरिया है, यही फोर ब्रेन कहलाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो मिड ब्रेन पोनस मेडुला बनकर ब्रेन स्टेम बनता है। ये बातें याद रखेंगे। अब चलते हैं न्यूरॉन के बारे में, देखते हैं। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। सबसे ज़्यादा अगर रीजनरेशन पावर किसकी होती है, मगर मतलब ख़राब होता है फिर अपने आप में वो बन जाता है, तो वो लीवर की होती है। अगर सबसे कम रीजनरेशन की पावर किसकी होती है? न्यूरॉन, ब्रेन की। अगर ब्रेन में कुछ डैमेज होता है तो वो जल्दी बनता नहीं है, मतलब देखते हैं किसी का अगर ब्रेन खराब हो जाता है तो वो जल्दी नहीं बनता। अच्छा, एक बात यहाँ पे और है, अभी इसी से याद आ गया। ये सेरिब्रम में क्या होता है, एक बहुत ही इसमें वो, अगर इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं, देखिए आप बहुत बार सुने होंगे कि अगर क्या होगा यहाँ पर अगर लग गया, अब छोटी है मतलब लिटिल ब्रेन में अगर चोट लग गई तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो कैसे मृत्यु हो जाती है ये बताइए। अब देखिए इसमें मृत्यु कैसे होती है, यहाँ पर लिखा गया है, तीसरा वाला अगर पार्ट आप पढ़ेंगे, लिखा गया ऐच्छिक पेशियों या संकुचन पर नियंत्रण करता। संकुचन मतलब क्या है? जो आपके बॉडी में त्वचा है इसका संकुचन है, मतलब जो मसल्स हैं इसका संकुचन, ये इसका संकुचन करता है। तो आपका जो हार्ट होता है वो भी तो संकुचित होता है, देखते हैं ऐसे ऐसे ऊपर मतलब होता रहता है, आपका हार्ट चलता रहता है, तभी तो आपका मतलब जिंदा रहते हैं। जब तक हार्ट जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट जो चलता रहता है तो वो मसल्स होते हैं, तो वो क्या होता है, उस वो संकुचन देखिए, नीचे दबता है फिर बाहर निकलता है, फिर दबता है फिर बाहर निकलता है। कभी हार्ट चलते हुए देखेंगे, दबता है फिर बाहर, फिर दबता है फिर बाहर। जब अगर सेरिबैलम डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर लिटिल ब्रेन आपका डैमेज हो जाएगा, तो क्या वो हार्ट वाला ऑप्शन चलेगा कि नहीं? वो कहाँ चलेगा? जब ये सेरिबैलम डिस्टर्ब हो गया तो हार्ट वाला, क्योंकि संकुचन का कार्य तो यही करवा रहा है, सेरिबैलम तो ही करवा रहा है। हार्ट चोट लगा है यहाँ पे, और आपका नीचे आपका कौन सा हार्ट काम करना बंद कर दिया, फिर मतलब आदमी तुरंत मर जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट तो जो सेरिबैलम ही तो उसको जो डब डब ये सब आवाज जो नहीं आता है, वो इसी से तो आता है। संकुचन इस क्रिया कौन करवा रहा था, कंट्रक्शन का क्रिया कौन करवा रहा है मसल्स का? ये सेरिबैलम ही करवा रहा है, वो जो हार्ट वाला। तो यही याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है अगर ये छोटे ब्रेन पर, छोटे दिमाग पर अगर कोई चोट लगती है तो व्यक्ति की तुरंत क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस, कपास तंत्रिका, कॉर्नियल नर्वस, मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिकीय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कार्नियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। पहली, दूसरी और आठवीं जोड़ी संवेदी सेंसरी होती है। 3, 4, 6, 11 और 12 जोड़ी मोटर, और 5, 7, 9, 10 जोड़ी क्या होती है? मिक्स्ड होती हैं। तो ये याद रखिएगा। कार्नियल जो नर्व्स होती हैं इसमें पहली और दूसरी जोड़ी क्या होती है? पहली, दूसरी और आठवीं जोड़ी सेंसरी होती है। 3, 4, 6, 12 ये मोटर होती हैं, और ये 5, 7, 9, 10 ये मिक्स्ड होती हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व से जुड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं, जोड़ी कितनी होती हैं? ये 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड ये है। आप याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये जो आपका ये जा रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, और जो नर्व होती हैं इसी से जुड़ी होती है। तो कितनी होती हैं? 31 होती हैं। याद रखिए, सिर्फ यही पूछा जाता है कि कितनी होती है? 31 होती हैं। ये हाथों और पैरों की पेशियों, त्वचा और ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जा से जोड़ना क्या काम करता है? इसे स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जु मतलब क्या? स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना, जो इसमें नसें होती हैं इसको हाथ और पैरों की पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करती है
यही नसें। तो स्पाइनल नर्व से ये याद रखिए, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है स्पाइनल नर्व, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड किस में आ जाता है, तो वो पहले बारे में ये इसमें क्या कहते हैं, ये वाले में कहाँ पे गया, ये वाला केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आ जाता था, ठीक है। ये क्या तंत्र में, स्पाइनल कॉर्ड उसमें आ जाता था, पेरिफेरल स्पाइनल नर्व। देखिए ये मान लीजिए एक क्या है, एक आपने डंडा लगाया है, इसी डंडे के इधर इधर ऐसे ऐसे क्या है बना है। तो अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग, और ये जो डंडे ये जुड़े हुए हैं ये किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पराधीय पराधीय आधार दे रहे हैं, पराधीय तंत्रिका तंत्र का। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये हो गया मेरे जो। अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या अनैच्छिक क्रिया। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है या अनैच्छिक क्रिया होती है वो क्या होती है, वह क्रियाएं जिन पर मनुष्य की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे पलकों का झपकना, क्या आपका नियंत्रण होता, नहीं। मुंह में पानी आना, क्या आपका नियंत्रण होता, नहीं। छींकना, कब छींक दिए पता ही नहीं चलता। खांसना, क्या आपका नियंत्रण होता है, नहीं। तो ये सब नियंत्रण नहीं होता है, उसे प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है, सोचने के लिए, संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए। यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सोचने, संतुलन और हृदय गति के नियंत्रण के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। कभी कभी आप सोचेंगे ये हृदय गति का नियंत्रण मस्तिष्क, अभी हमने सेरिबेलम वाला जो एग्जाम्पल दिया है उसी से हमेशा याद करिए, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय गति का नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो अगर हृदय बताए तो हृदय दिया, हृदय अंदर सेरिबेलम का जिम्मेदार होता है, ठीक। तो वही करता है संकुचन। यूपीपी से 2017, मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द नहीं होता है। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। सामान्य मानव का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर में समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतः तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। तो ये अब अगला वाला जो चैप्टर होगा ये इतना ही है आपका। अगला वाला जो चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो मत छोड़िएगा, क्योंकि वो चैप्टर आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां है, 22 ग्रंथियां जितने भी होंगे वो सब बहुत डिटेल में हम करवाने वाले हैं। तो ये भी आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, आपको पता चला गया होगा थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस ये सब होते क्या हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो आपका जल्दी ही आएगा, और आप सब सपोर्ट करिए प्लीज़, आप प्रोटेस्ट में, ताकि शांतिपूर्वक ही सपोर्ट करिए, ताकि लगे कि आप एक अधिकारी ही की तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी बनने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। कोई अराजक तत्व ना वहाँ पे जा पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।